हाय, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। और लास्ट क्वेश्चंस का लास्ट चल रहा है। एक एक दो वीडियो और बनेंगे और इस तरह से इस क्वेश्चंस को हमारा एंड हो जाएगा। दिसंबर 2023 के क्वेश्चंस का हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है ना। आप जानते हैं अच्छी तरीके से, इससे पहले जो है हम 85 क्वेश्चंस तक बात कर चुके हैं, यानी कि सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। हम 17 वीडियो जो है वो आपको देखने को मिलेगा प्ले लिस्ट में, वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे। और अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 से, है ना। 85 से तक तक क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। 17 वीडियो प्लेलिस्ट में क्वेश्चन नंबर 85, है ना, इतना हम डिस्कस कर चुके हैं। और अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 से, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने आईसीएफ को पढ़ा होगा, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, आईसीएफ, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, कंसेप्चुअलाइज पर्सन्स लेवल ऑफ फंक्शनिंग। जो आईसीएफ है डिसेबिलिटी एंड हेल्थ के हवाले से, वो जो कंसेप्चुअलाइज करता है पर्सन्स लेवल ऑफ फंक्शन, इंसान के जो फंक्शनिंग का लेवल है, फंक्शनिंग का जो इंसान जो है, जो फंक्शन करता है, जो कार्य करता है, जो एक्टिविटी करता है, जो एक्टिव रहता है, उसके जो लेवल है एज ए डायनेमिक है। कोई एक लेवल नहीं है, डायनेमिक लेवल है। इंटरेक्शंस बिटवीन हिज और हर, तो उसमें जो डायनेमिक लेवल्स हैं उसमें किसके बीच इंटरेक्शन है, यानी कितने डायनेमिक लेवल्स हैं, किसके दौरान इंटरेक्शन होता है। तो तीन चीजें बात की गई। अगर आपने आईसीएफ पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया, तीन चीजों के बीच जो इंटरेक्शन की बात की गई है। एक है हेल्थ कंडीशन, दूसरा है इन्वायरमेंट, और चौथा है पर्सनल फैक्टर। बस आप इसको याद रखेंगे। हेल्थ कंडीशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और पर्सनल फैक्टर्स जो है, इन तीनों के बीच इंटरेक्शन है, डायनेमिक इंटरेक्शन पाई जाती है आईसीएफ के अकॉर्डिंग टू आईसीएफ, है ना। तो इसका आंसर होगा ए बी और सी। आंसर ए बी सी, सब बी आंसर हो जाएगा, बी नंबर। आइए इसको समझ लेते हैं कि द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, आईसीएफ, conceptualize a person's level of functioning as a dynamic interactions between। ये कहता है आईसीएफ कि एक इंसान के जो फंक्शनिंग लेवल है, वो फंक्शनिंग लेवल जो है वो तीन चीजों के बीच इंटरेक्शन होता है, तीन चीजों के बीच के इंटरेक्शन है। एक है हेल्थ कंडीशन, एक है इन्वायरमेंटल फैक्टर और एक है पर्सनल फैक्टर। हेल्थ कंडीशन मतलब क्या? द डिजीज और डिसऑर्डर अफेक्टिंग द पर्सन्स। हेल्थ कंडीशन वो डिजीज, वो डिसऑर्डर जो इंसान के अफेक्ट करता है, एक इंसान को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, उसे कहते हैं हेल्थ कंडीशन। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जो बाहरी इन्फ्लुएंस है, जैसे कि सोसाइटल एटीट्यूड है, जैसे कि फिजिकल इन्वायरमेंट है, डेट अफेक्ट फंक्शनिंग, ये भी फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, इंसान के फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। और पर्सनल फैक्टर जैसे कि इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक लाइक एज, जेंडर एंड पर्सनल वैल्यूज, ये भी जो है इंसान के फंक्शंस को अफेक्ट करता है। तो ये जो इंसान के जो फंक्शन है, बॉडी का फंक्शन है, वो इन तीनों के बीच का इंटरेक्शन है, तीनों के बीच का इंटरेक्शन है अकॉर्डिंग टू आईसीएफ। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। हेल्थ कंडीशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड पर्सनल फैक्टर्स, तीनों बीच का ये है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए बी और सी। हेल्थ कंडीशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड पर्सनल फैक्टर्स, ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि गिवन दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। कहता है कि नई तालीम वाज सजेस्टेड बाय जाकिर हुसैन कमिटी एट वर्धा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, खैर कोई बात नहीं है, हम देख लेंगे। नई तालीम सजेस्टेड दैट ऑल एजुकेशन मस्ट बी इन इंग्लिश टू मेक इंडिपेंडेंट सिटीजन। नई तालीम ये सजेस्ट करता है कि सारी शिक्षाएं जो है वो इंग्लिश में होनी चाहिए, ताकि इस सिटीजन को हम इंडिपेंडेंट बना सके। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। नई तालीम का मकसद था कि बच्चे को मदर टंग में हम तालीम दें, मदर टंग में बच्चे को, है ना, बच्चे को मदर टंग में तालीम दें। ये गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 नंबर तो बिल्कुल गलत है ना। स्टेटमेंट 2 जो है बिल्कुल गलत है। और कहता है कि नई तालीम वाज सजेस्टेड बाय द जाकिर हुसैन कमिटी
एट वर्दा। देखिए नई तालीम जो है उसको सजेस्ट जाकिर हुसैन साहब नहीं किए थे, उसको सजेस्ट महात्मा गांधी जी किए थे, जिसको बेसिक एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है 1937 में। और बाद में जाकिर हुसैन साहब की एक कमेटी बनी थी 1950 में, और कमेटी बनी थी, और इस कमेटी का मकसद था कि जो नई तालीम जो बेसिक एजुकेशन बना है उसको मॉनिटर करने का, देखने का क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो लगभग लगभग ठीक है, लेकिन इसके जो मतलब लगभग मिलता जुलता बात है, लेकिन इसको जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है। इसलिए स्टेटमेंट 1 हम ठीक भी कह सकते हैं और गलत भी कह सकते हैं, क्योंकि टू तो गलत है, जब टू गलत है तो अब देखिए, अब समझ, आई होप आप समझ गए होंगे बात को जो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ना तो पहला तो होगा नहीं, दूसरा तो होगा नहीं, और कुछ होगा भी तो तीसरा हो सकता है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यही आंसर दिया हुआ था, आंसर की में यही आंसर दिया हुआ था। ये तो ठीक है, लेकिन जो इसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो आइए इसको देख लेते हैं, हम इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कहता है कि नई तालीम ऑल्सो नोन एज बेसिक एजुकेशन स्कीम, इसको बेसिक एजुकेशन स्कीम के नाम से भी जाना जाता है, वाज फॉर्मुलेटेड बाय महात्मा गांधी, इसको महात्मा गांधी ने फॉर्मुलेट किया था ड्यूरिंग द वर्धा कॉन्फ्रेंस 1937 में। वर्धा कॉन्फ्रेंस में इस नई तालीम या बेसिक एजुकेशन स्कीम को फॉर्मुलेट किया गया महात्मा गांधी के नेतृत्व में। गांधीज विजन, इनका जो विजन था, गांधी जी का विजन था, emphasized integrating work with education, making learning practical and focusing self reliance and character building। इनका जो फोकस था, विजन था, वो इस बात पे जोर देना था कि हमको जो काम को एजुकेशन से इंटीग्रेट करना है, काम को, वर्क को एजुकेशन से इंटीग्रेट करना है, लर्निंग को बनाना है प्रैक्टिकल, जो लर्निंग है उसको बनाना है प्रैक्टिकल, एंड फोकस करना है सेल्फ रियलायंस पर और कैरेक्टर बिल्डिंग पर फोकस करना है, ठीक है ना। ये बेसिक एजुकेशन का कंसेप्ट था। जाकिर हुसैन कमिटी फॉर्म्ड इन 1950, जाकिर हुसैन कमिटी जो है 1950 में फॉर्म किया गया, रिवाइव्ड ए सजेस्टेड इंप्रूवमेंट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वर्धा स्कीम, जो वर्धा स्कीम था वही बेसिक एजुकेशन का, ये वर्धा स्कीम का, ये नई तालीम कमिटी का, ये जो भी कह लीजिए इसको, उस वो कितना इंप्लीमेंट हुआ उसको रिवाइव करने का काम इनको दिया गया था 1950 में। बट इट वाज गांधी हु ओरिजिनली प्रपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ नई तालीम, लेकिन इसको जो नई तालीम है इसको ओरिजिनली जो है महात्मा गांधी जी ही प्रपोज किए थे, है ना। और उन्होंने और इम्फेसाइज्ड किए थे, जोर दिए थे कि जो मदर टंग इस्तेमाल करने के लिए, ना कि इंग्लिश इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कंसेप्ट है नई तालीम का, जो दिया हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा सोचा कि एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए, आपका माइंड क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कोई इसमें करना कुछ है नहीं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि इंपॉर्टेंट अप्रोच ऑफ कोस्ट एनालिसिस इन एजुकेशन, एजुकेशन में जो कोस्ट एनालिसिस है उसके कई सारे अप्रोच, जो इंपॉर्टेंट अप्रोच क्या है एजुकेशन में, जो कोस्ट का एनालिसिस करना होता है, लागत का जो एनालिसिस करना होता है, जो हम एजुकेशन में जो खर्च करते हैं उसका जो एनालिसिस करना होता है, उसके इंपॉर्टेंट अप्रोच क्या है, यानी कौन कौन से अप्रोच से, कौन कौन से तरीके से हम एजुकेशन में कोस्ट का, लागत का एनालिसिस करते हैं। 3 तरीका है, बस याद रखिएगा। एक है कोस्ट बेनिफिट, कोस्ट फिजिबिलिटी और कोस्ट यूटिलिटी, ये 3 तरीके हैं बस। कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, कोस्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस है और कोस्ट यूटिलिटी एनालिसिस है। ये 3 तरीके हैं, ये 3 तरीके हैं जिसके जरिए से एजुकेशन में जो खर्च होता है, जो लागत लगता है, उसको एनालाइज किया जाता है। इसका आंसर ए, बी और सी हो जाएगा, ए, बी और सी, ए, बी और सी, ठीक है ना। आइए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोस्ट एनालिसिस, कोस्ट एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में, कोस्ट समझते हैं ना, कोस्ट एनालिसिस मतलब जो हम एजुकेशन में लागत लगाते हैं उसका एनालिसिस करना होगा कि नहीं करना होगा। तो उसी में द इम्पोर्टेंट कई सारे अप्रोच, 3 अप्रोच है, कैसे 3 अप्रोच है, इंपोर्टेंट 3 अप्रोच है। पहला है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जिसके बारे में हम कई मरतबा पढ़े हैं,
कोस्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस और कोस्ट यूटिलिटी एनालिसिस, है ना। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस और कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस, ये तीन तरह के अप्रोच है जिसका इस्तेमाल हम एजुकेशन में जो लागत लगाते हैं उसको एनालिसिस करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो अब कॉस्ट बेनिफिट के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ा है, आपने पढ़ा है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कि ये अप्रोच जो है, ये अप्रोच कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है CBA, ये जो अप्रोच है ये इवेलुएट करता है कॉस्ट एंड बेनिफिट को, लागत को और लाभ को एनालिसिस इवेलुएट करता है ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम और प्रोजेक्ट। जो एजुकेशनल प्रोग्राम है, जो प्रोजेक्ट है, जो एजुकेशनल प्रोग्राम है उसमें जो हम लागत है और लाभ है उसको इवेलुएट करता है CBA। क्यों? टू डिटरमाइन इट्स इकोनॉमिक विविलिटी, यानी कि इकोनॉमिक्स विविलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स व्यवहार्यता, यानी कितना ज्यादा हम उसमें जो इकोनॉमिक्स बैलेंस बना के रखे हुए हैं उसके लिए हमेशा काम करते हैं, CBA का इस्तेमाल करते हैं। आप इस बात जानते हैं अच्छे तरीके से। कॉस्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस में क्या करते हैं कि ये जो अप्रोच है ये एसेस करता है फाइनेंशियल विविलिटी, यानी कि वित्तीय व्यवहार्यता, यानी कि जो फाइनेंशियल विविलिटी है उसको हम एनालिसिस करते हैं। और ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम और प्रोजेक्ट, जो एजुकेशनल प्रोग्राम है, जो प्रोजेक्ट है उसमें consider factors like budget, resources and implementation। और cost utility analysis क्या है कि जो this method evaluate the cost and outcomes of educational program और project, जो cost और जो outcomes आया है उसको evaluate करते हैं in term of the utility of value to society। इसलिए कि जो हम लागत, जो कोस्ट, जो खर्च किए हैं, जो लागत किए हैं, लगाए हैं जो पैसा, उससे हमारे समाज को क्या वैल्यू मिला है, समाज क्या यूटिलिटी हुई है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्य तौर से इतना अगर ना समझ में आए तो अब इतना समझिए कि ये तीन तरह के अप्रोच हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस और कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। ये तीन तरह के अप्रोच हैं जिसका इस्तेमाल एजुकेशन में किया जाता है कॉस्ट को एनालिसिस करने के लिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि ए सिक्स सिग्मा, आप पढ़े होंगे सिक्स सिग्मा के बारे में, प्रोसेस, जो सिक्स सिग्मा प्रोसेस है इज वन इन विच 2% of production manufactured are statistically expected to free of defect, फ्री ऑफ डिफेक्ट। यानी कि आपने सिक्स सिग्मा प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा, उसमें जो है इज वन इन विच, इसमें 2% ऑफ द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्शन, जो किसी कंपनी, कोई कंपनी है, उस कंपनी में जो प्रोडक्शन होता है, जो उस कंपनी में चीजें जो बनाई जाती है, जो मैन्युफैक्चर्ड की जाती है, उस मैन्युफैक्चर्ड में फ्री डिफेक्ट, यानी बिल्कुल कोई डिफेक्ट ना हो, तो ये कितने परसेंट होंगे, स्टैटिस्टिकली ये कितना होगा? यानी एक कंपनी में जो सामान तैयार की जा रही है वो सामान में कितनी परसेंटेज गुणवत्ता होगी जिसकी वजह से उसको फ्री डिफेक्ट माना जाएगा? वो होगा 99.999966%। इसको कहा जाता है 34 पॉइंट समथिंग। आइए इसको समझ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अभी। सिक्स सिग्मा इज ए मेथडोलॉजी फोकस, ये एक मेथड है, सिक्स सिग्मा जो है एक मेथड है, एक तरीका है जो फोकस करता है ऑन इम्प्रूविंग प्रोसेसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग डिफेक्ट्स टू अचीव नियर परफेक्ट क्वालिटी। सिक्स सिग्मा जो है वो एक मेथड है जो फोकस करता है इंप्रूव करने पर, प्रोसेसेस, जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया उसको बेहतर करने पर, जो मैन्युफैक्चर, जो फैक्ट्री में जो चीजें बन रही है उसको बेहतर करने पर, बहुत बेहतर करने पर, ताकि हम उसमें जो डिफेक्ट है उसको इलिमिनेट कर दें, इतना कम कर दें, इतना कम कर दें कि वो इलिमिनेट हो जाए, वो अचीव नियर द परफेक्ट क्वालिटी, यानी उसकी क्वालिटी इतना परफेक्ट हो जाए कि नियर तक परफेक्ट हो जाए, यानी बहुत हद तक परफेक्ट हो जाए। इस सिक्स सिग्मा प्रोसेस में एम, जो सिक्स सिग्मा प्रोसेस है उसका जो एम होता है फॉर ए डिफेक्ट रेट ऑफ 33.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन
अपॉर्चुनिटी, जिसको कहते हैं DPMO, डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज। यानी कि डिफेक्ट पर मिलियन, 1 मिलियन, जो किसी फैक्ट्री में अगर 1 मिलियन सामान तैयार हो रहा है तो उसमें 3.4 अगर डिफेक्ट है, 3.5 से भी कम, अगर किसी फैक्ट्री में 1 मिलियन सामान रेडी हो रहा है, तैयार हो रहा है, तो अगर उसमें 3.5 से भी कम सामान अगर डिफेक्ट है तो इसका मतलब है कि वो कंपनी जो है वो 99.99966% गुणवत्ता को वो मेंटेन कर रहा है ना। तो ये है 6 सिग्मा। और उसमें कई सारे और रेंज है कि अगर सबसे कम क्वालिटी का सामान होगा तो उसकी सिग्मा क्या होगा, सबसे उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे ज्यादा क्या होगा, तो उससे क्या होगा। लेकिन जो सबसे बेहतर क्वालिटी है, उसका मतलब अगर वो कोई कंपनी मेंटेन कर रहा है, बेहतरीन क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी जो सामान बन रहा है, तो 1 मिलियन सामान में 3.4 सामान ही डिफेक्ट हो रहा है, यानी 3.5 से भी कम सामान जो है उसमें डिफेक्ट पाया जाता है। इसका मतलब वो कंपनी जो है वो 99.99966% चीज, जो परसेंटेज जो है वो मेंटेन कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर 90 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि मैच करना है लिस्ट 1 को और लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। और आप अच्छे से जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है कि द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जो पैरामीटर है और जो स्टैटिस्टिक्स है उसके बीच जो डिफरेंस होता है, उसको जो एस्टिमेट करते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका सैंपलिंग एरर। अभी पढ़े हैं ना, इसलिए इसका फर्स्ट हो जाएगा डी का पहला। अच्छा, अभी आपको पता होगा कि सैंपल क्या होता है। सैंपल ए रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। सैंपल वो चीज होता है जो पूरे पॉपुलेशन को, पूरी संख्या को रिप्रेजेंट करे, उसे कहते हैं सैंपल। इसका सेकेंड हो जाएगा, है कि नहीं है। और आप जानते हैं कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग और पर्पजिव सैंपलिंग, जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एग्जांपल है, 1 का 4। और पर्पजिव सैंपलिंग जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एग्जांपल है। तो 1 का 4 हो जाएगा, बी का 3 और सी का 1 और डी का सी का 2 और डी का 1। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ 2 बातें आप अच्छे से जानते हैं। वो बातें ये है कि सैंपलिंग एरर क्या होता है। अभी हम चूंकि इससे पहले हम पढ़े हैं तो बार बार चीजों को लिखना अच्छा नहीं होता है ना। सैंपलिंग एरर क्या होता है आपको पता है कि सैंपलिंग एरर होता है जो पैरामीटर्स है और जो स्टैटिस्टिक्स है उन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं सैंपलिंग एरर। और सैंपल आप जानते हैं क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है उसको जो रिप्रेजेंट करता है उसे कहते हैं सैंपल। और 2 चीजें यहाँ लिखा हुआ है, एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इस तरह के क्वेश्चंस, तो आप याद रख लें कि जो सैंपलिंग का जो मेथड है वो 2 तरह के हैं, आप जानते हैं। एक है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसमें आता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग और मल्टी स्टेज सैंपलिंग। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसमें आता है कन्वेनियंस सैंपलिंग, पर्पजिव या जजमेंटल सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, क्वार्टर सैंपलिंग और वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैंपलिंग। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा कि सैंपलिंग के जो 2 मेथड हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसके अंदर आता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग और मल्टी स्टेज सैंपलिंग। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसमें आता है कन्वेंशन सैंपलिंग, पर्पजिव या जजमेंटल सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग और क्वार्टर सैंपलिंग और वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैंपलिंग। और प्लीज 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 इसको याद आप रखिएगा। बाकी चीजों को मैंने आपके सामने में रख दिया है कि ये सैंपल क्या होता है और सैंपलिंग एरर क्या होता है, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये आई होप आप बात को बिल्कुल समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। फिर हम इसका ये हो जाएगा और इसका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए,
तो यहां तक हमने 90 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। 90 क्वेश्चंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तमाम क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में आपको रख दिया जाएगा और वहां देख करके आपने अगर रेगुलर अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे क्वेश्चंस को अगर हम बैक जाते हैं तो मेरे लिए कितना आसान होता है और कितना चीज आपने सीखा होगा। आई होप, मैं जानता हूं कितना चीज आपने सीखा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम कंप्रीहेंशन है उसको देख लेंगे और इस तरह से ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अब आप एग्जाम में बैठे क्वेश्चंस को देख करके और देखते हैं कि एग्जाम में ये जो हमारा स्ट्रेटजी है क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने का, ये एग्जाम में कितना फायदा मंद साबित होता है। थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट है हम लोगों का, देख लेते हैं उसके फिर आगे की स्ट्रेटजी देखेंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दो कंप्रीहेंशन, उस कंप्रीहेंशन को भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ओके बाय, मिलते हैं